नईम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एंड व्यूज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक अफगान सरहदी कशीदगी का जो खात्मा है, उस सिलसिले में आज जो है चमन के उलमा इकराम जो है वो आज कंधार जो है वो रवाना हो चुके हैं। और जो भारत जो है वो उस हवाले से जो अमरीकी कांग्रेस के रुकन है, उन्होंने कहा है कि भारत का जो हिंदू कौम परस्त रियासत बनने का खतरा है। तो इस पर हम आज से बात करेंगे और साथ में यही बात करेंगे जो हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, बतौर वजीर खारजा 6 माह कामयाबियां इनको कामयाब रहे या नाकामी इनको रही, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसी तारीफ के मुताबिक है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, और उनके साथ मौजूद है सीनियर तहकीकी सहाफी असद खलील साहब। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करूंगा अपने शो में। सर, पाक अफगान सरहदी कशीदगी को किस नजर से देखते हैं? जी जी, क्योंकि जो पाक अफगान सरहद पे कशीदगी है, ये कुछ गलतफहमियां उसकी वजह से और कुछ वैसे अफगान फोर्सेस का डिसिप्लिन जो है वो बड़ा खराब है, क्योंकि इनकी रेगुलर फोर्सेस नहीं थी और इन्होंने वो तालिबान वगैरह को ही उसमें शामिल किया है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है इनकी रेगुलर फोर्सेस का, वो आपने देखा वो जो अमरीकियों ने तैयार की थी वो तो छोड़ छाड़ के भाग गए, साथ वेपन्स भी ले गए। तो वहां पे टेररिज्म भी है और उसके साथ साथ ये कि डिसिप्लिन का इशू है। नतीजा ये है कि वहां पे आप देखते हैं कि कंट्रोल तालिबान का अपने ट्रुप्स के ऊपर खास कंट्रोल नहीं है। तालिबान का कंट्रोल दहशतगर्दी के नुक्ता निगाह से भी बड़ा कमजोर है, जहां से टीटीपी ऑपरेट कर रही है, ईस्ट तुर्किस्तान के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि उन्होंने खुद वादा किया था जब एग्रीमेंट साइन किया था अमेरिका से और कहा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और वो लाजमन नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज करे, क्योंकि उनको किसी भी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है कि वो इन कामों को रोके, लेकिन उनका होल्ड इतना अच्छा नहीं। मसलन टीटीपी के मामले में पहली बात तो ये है कि ये बड़े एक दूसरे के साथी रहे, इन्होंने मिलके जद्दोजहद की है, सो इनके लिए उनको उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना मुश्किल है। दूसरा, ये डरते हैं कि वहां पे जिस चीज के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई की, ये ना हो कि वो जाके दाइश से मिल जाए। दाइश पहले ही काफी तबाही कर रही है अफगानिस्तान में। अगस्त जब इन्होंने टेक ओवर किया अफगानियों ने, इन तालिबान ने पिछले साल अगस्त से, तो इस वक्त तक तकरीबन वहां पे कोई 52 अटैक्स हो चुके हैं जो कि इन्होंने किए हैं दाइश ने। तो इसकी वजह से ये लाजमन उनके लिए भी एक परेशानी का मसला होगा, और अगर टीटीपी या कोई और ग्रुप जो है जिसके साथ ये सख्ती करें वो जाके दाइश से मिल जाए, तो अफगान तालिबान के लिए बहुत बड़ा मुकदमा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो इस वजह से वहां पे हुकूमत के बड़े इश्यूज हैं। इन्होंने वहां पे आम माफी दे दी थी लोगों को। नतीजा ये है कि भारत का नेटवर्क और अमेरिका का CIA का नेटवर्क वो वहां मौजूद है, उनको माफी मिल गई। अमरुल्लाह साले वगैरह ये लोग भाग के चले गए ताजिकिस्तान, वहां से उज्बेकिस्तान चले गए। अब वहां से पैसा तरसील करना, वहां से इन लोगों को दहशतगर्दों को मुहैया करना रिसोर्सेज वगैरह, वो इतना मुश्किल नहीं। सो नतीजा ये है कि यहाँ पे वही सिलसिला जो नेटवर्क पहले काम कर रहे थे अमरीकनों के दौर में, वो दोबारा जिंदा हो गए और वो अपना काम शाम कर रहे हैं। सो ये परेशानियां, ये मुश्किलात हैं वहां पे, और अफगानियों को उनके साथ तावन करने के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। सिर्फ पाकिस्तान उनको कायल मत करे, जिसमें चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स वगैरह, ईरान, ये बैठ के तो उनके साथ मामला तय करें कि इसको, इस सिलसिले को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे रोका जाए, ताकि ये मुश्किलात जो है ये इनको अबूर किया जा सके। ठीक है जनरल साहब, आपका आर्गुमेंट आ गया। असद साहब, आप कैसे देखते हैं पाक अफगान सरहदी कशीदगी को, इस पर आपका क्या तज्जिया है? मैं जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने बातें की हैं, ये एक रियलिटी है। और मामला ये है कि एक तरफ तो अफगान हुकूमत जो है वो खुद ही उसकी एग्जिस्टेंस जो है या उसकी सर्वाइवल है, वो अभी उस प्रोसेस से गुजर रही है। और जिस तरह उन्होंने बात की, जो टीटीपी है जो पाकिस्तान को वांटेड है, ये वो लोग थे जिन्होंने इसी हुकूमत का साथ दिया और अमेरिका को यहाँ से जाने पे मजबूर किया। अब जाहिर बात है वो उनके मौसन भी हैं मौजूदा जो हुकूमत के, हमारे लिए तो मोस्ट वांटेड है, लेकिन उनके लिए शायद ये उनकी हमदर्दियां उनके साथ है
और दूसरा उनके लिए वो थ्रेट भी है जिसका उन्होंने जिक्र किया कि अगर अफगान हुकूमत जो पहले एक बड़ी कमजोर पोजीशन पे है, वो अगर उनके ऊपर कुछ सख्ती करती है या उनका घेरा तंग करने की कोशिश करती है, जो कि वो इस पोजीशन में है ही नहीं वैसे तो, और अगर कोई इस तरह का इकदाम करती है तो और ज्यादा उसकी अपनी पोजीशन भी वीक होने का खतरा है, और फिर ये जो ग्रुप्स है ये मजीद मजबूत हो सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बात की कि भारत जो है कभी भी वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो है एक हुकूमत जो है मुस्तकम और कायम हो और अमन हो, और इस तरह कुछ लोग जो ताजिक के चले गए या और जो करीबी जो रियासतों में चले गए वहां से बैठ के वो भी अपने नेटवर्क्स जो है वो चला रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स मौजूद है ऑलरेडी अफगान हुकूमत के लिए। दूसरी जो बात इन्होंने की, बिल्कुल ये बड़ी एक अहम बात है कि ये जो अफगान आर्मी है वो एक जिस तरीके से एक डिसिप्लिन आर्मी जिस तरह होती है, जिस तरह खास तौर पर पाकिस्तान की आर्मी है या दीगर जो मुल्क है जहां पे जिन आर्मी को प्रोफेशनल कहा जाता है, तो वहां पे ये ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जिनके कोई ना तो उनके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग है और ना नेशनल पॉलिसी के तहत उसको ओबे कर रहे हैं। तो लिहाजा डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो अपने अपने एरियाज में अपने अपने मफादात के मद्देनजर भी बाज दफा कार्रवाई करते हैं जो कि स्टेट की वहां की पॉलिसी नहीं है। तो यही वजह है जो कि ये जो हालिया जो वाकया अफगान उसकी बैकिंग या उसकी इसमें आशीर्वाद शामिल है। ये अपने ताई ये ग्रुप्स जो है इनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये किसी के अब इनके पीछे कोई इंडिया का इन्फ्लुएंस है या और किसी पाकिस्तान दुश्मन जो कूदते हैं वो इनको इस्तेमाल कर रही हैं या इनके अपने जाती मफादात है। तो ये उसकी एक बड़ी वजह। देखें जिस तरह इन्होंने एक पहला वाकया किया तो उसके बाद अफगान गवर्नमेंट ने मदद भी की और उन्होंने कहा कि ये जो चीज है इस पर आइंदा हम नहीं होने देंगे, यकीन ना कराए। इससे पहले आप देखें चाइना की जो लोग हैं उनकी जो सिक्योरिटी के लिए वहां पे इश्यूज हैं, हमारे जो वहां पे सफारतकार हैं उनके हवाले से जो सारे मुख्तलिफ जो थ्रेट्स और हमले जो हो चुके हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो अफगान हुकूमत जो है चूंकि उसकी रेगुलर आर्मी नहीं है, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे है नहीं, तो इस तरह के ग्रुप्स जो है उनको मौका मिल रहा है और उस वजह से वो ये चीजें आए रोज की कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पे तो मैं समझता हूँ कि ये अफगान हुकूमत के साथ साथ जो अपसाया मुल्क हैं उनसे भी हुकूमत को हेल्प लेनी होगी, और जब तक ये सारे मुल्क मिलकर अफगान हुकूमत अगर इनसे हेल्प नहीं लेगी तो शायद इन जो ग्रुप्स हैं या जो एक दहशतगर्दी के जो मामला हो रहे हैं या जो बाग अफगान बॉर्डर पे ये इस तरह की चीजें हो रही हैं या अफगानिस्तान के अंदर मामला हो रहे हैं, जिस तरह जनरल साहब ने बताया कि कितने ज्यादा वाकयात हो चुकी हैं इस हुकूमत के क़याम के बाद से, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर किस तरह वो काबू पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो उसको इकदाम करने होंगे, वरना ये आए रोज इस तरह के वाकयात जो है उसका हमें सामना करना पड़ता रहेगा। जनरल साहब कैसे देखते हैं कि अमेरिकी रुकने कांग्रेस ने ये कहा है कि भारत को जो है वो हिंदू कौम परस्त जो है वो बनने का खतरा है, तो इस बयान को सर कैसे देखते हैं? अमेरिकी रुकने कांग्रेस ने ये बयान जारी किया है अपना कि खतरा है कि ये बयान जो है ये हकीकत पे मबनी है, क्योंकि बहुत सारा कुछ वहां पे अभी नजर आता है देखने वाले को कि कौम परस्ती बड़े अरूज पे है वहां पे, खास तौर पे जब वो मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं तो उस वक्त उसमें हिंदुइज्म बड़ा प्रेडोमिनेंट नजर आता है। और ये हुआ है मोदी के आमद के साथ। मोदी ने सारी सियासत की है मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला के, और वो ये काम करता रहेगा क्योंकि उसका इक़्तिदार इसी से चलता है। जब भी वो कोई मसला आता है तो वो इस तरह की कोई हरकत करती, कोई फेक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई कर दिया, तो ये चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ पे हिंदुइज्म फैलता हुआ नजर आएगा। हिंदुत्व उनका इनफैक्ट जो उनका है मैनिफेस्टो, उसमें बहुत प्रोमिनेंट चीज है ये हिंदुइज्म और हिंदुत्व, और ये उनका मेरा ख्याल पहला या दूसरा पॉइंट है उसका उनके मैनिफेस्टो का। लिहाजा वो उसको बड़े जबरदस्त तरीके से परसू कर रहे हैं। अगर उसको उसके सबूत के तौर पे देखना हो तो उसको यूं देख लें कि उनकी पुलिस है, उनकी अदालतें हैं या उनके सरकारी दफातर हैं,
हर जगह हिंदुत्व छा चुकी है। उसका मजर यूं नजर आता आपको कि मुसलमानों की लिंचिंग की गई, गौ रक्षा के नाम पे लोगों को सड़कों पे कत्ल किया गया और हजारों का मजमा देखता था, किसी ने छुड़ाया नहीं। फिर उस मजमे में सारे लोग जिन्होंने लिंचिंग की, मारा, कत्ल किया, वो सारे नजर आते हैं वीडियोस में। पुलिस पकड़ती है और कहती है कि जी सबूत कोई नहीं, अदालतें छोड़ दी जा रही हैं। तो ये हिंदुत्व का, या ये आप कह लीजिए कि वो जो इंतहा पसंदी है, वो नजर आती है कि खुसूसी तौर पे मुसलमानों के खिलाफ वहां पे बहुत बड़ी इंतहा पसंदी, हिंदुइज्म मजहबी इंतहा पसंदी मौजूद है। और मुसलमान को छोटी अकलियत है, वहां पे 14% इस बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा है, 22-23 करोड़ लोग हैं वहां पे। तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, सेनेटर की। और हम भी कहते रहते हैं कि जी ये नाजीज्म फैल रहा है यहाँ पे, इमरान खान ने भी कहा था। तो ये हमसाया मुल्क ममालिक के लिए खासतौर पे एक खतरे की घंटी है इसमें। और इंटरनेशनली जो लोग मजहबी आजादी की बात करते हैं, अमेरिका ने भी पिछले दिनों एक रिपोर्ट छापी, तो उसमें भारत का नाम नहीं था, पाकिस्तान का कह दिया कि जी यहाँ पे मजहबी आजादी नहीं है। तो यहाँ जो ये मुनाफकत है उसकी वजह से शायद बहुत सारा कुछ किया ना जा सके, वरना तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है भारत के मामले में कि यहाँ पे मजीद मुनाफरत और मजहबी इंतहा पसंदी बहुत जोर पे। आसिफ साहब, आप कोई कमेंट करना चाहें जिन्ना साहब की तजज़िये पर? जी, भारत के हवाले से जो बात की है वो जो गुजरात है या जो यही शख्स है, को हमने तो पाबंदी नहीं लगाई थी, को ISI या को आर्मी ने या पाकिस्तानी की हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई थी। अमेरिका ने इस बंदे के ऊपर अमेरिका के दाखिले पे पाबंदी लगाई थी। इस तरह की इसकी जो जराइम की एक इतनी भयानक जो कार्रवाइयां थी, मोस्ट वांटेड पर्सन था ये, जो जा नहीं सकता था। और वो बंदा जो है वो यानी भारत का जो सेकुलर स्टेट के तौर पर अपने आप को पेश करता रहा है या दावे करता रहा है, वो उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो उससे हमेशा मोदी का आपने देखा, जो उसका जो उसकी पार्टी का या जो उसके फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, जो RSS का जो भी इनका नजरिया है, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी कहा या इमरान खान ने भी कहा कि हिटलर से ये मुतासर है, तो उसी तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है। और देखिए उसका जो इंतखाबी जो मंशूर या नारा होता है या स्लोगन होता है, वही होता है मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुत्व जो है उसको प्रमोट किस तरह करना है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है या मुसलमानों के खिलाफ किस तरह बात करनी है। तो वही उसका नैरेटिव होता है इंतखाबात के अंदर। तो उसके बाद में नताइज भी आपने देख लिए, यानी इंडिया की तारीख में जब से पाकिस्तान बना और इंडिया अलहदा हुआ, उसकी तारीख में मेरा ख्याल इतने मजालम मुसलमानों के ऊपर भारत में नहीं हुए होंगे जितने मोदी के दौरे हुकूमत के अंदर हुए हैं। और वो ये हम तो चले कह रहे हैं, लेकिन वहां का अपना भी जो उनका सेकुलर जो जेन्युइनली जो सेकुलर उनका हिंदू जो है या जो स्कॉलर्स हैं वहां पे यानी मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से जिनका तल्लक है, बड़े प्रोमिनेंट जो लोग हैं, वो भी इस चीज को एडमिट करते हैं कि ये जो मोदी जो है इस तरह कैसे इंतहा पसंदी कर रहा है, या जिस तरीके से इसने मुसलमानों का जिना ऊपर किया हुआ है, तो वो उस चीज को वो भी हमारी तरह इस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया जो है इस चीज के ऊपर बात कर रही है। बहरहाल इस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर आप देख लें कि उसके आने के बाद किस तरीके से जुल्म बर्बरियत के जो पहाड़ तोड़े गए, लॉकडाउन किया गया, 80 लाख लोगों के ऊपर 8 लाख से ज्यादा जो फौज है वो तैनात है, और ये सारी चीजें जो है वहां पे भी हो रही हैं इंडिया के अंदर किस तरीके से, और फिर वहां पे जो सूरत हाल है और जिस तरीके से वहां पे कार्रवाइयां हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पे आलमी जो इंसानी हकूक के जो फोरम है, जो इदारे हैं, और अमेरिका की जिस तरह आप सेनेटर की बात कर रहे हैं, तो UN को भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो आलमी अमन की बात करते हैं, कौम आलम में अमन की बात करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिपोक्रेसी भी उनकी नजर आती है कि मुसलसल आप देखें कि डोजियर पे डोजियर दिए जा रहे हैं UNO में भी और भी दीगर जितने भी फोरम हैं, कि भारत जो है उसकी सरजमीन मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और हमसाया मुल्क के खिलाफ, ममालिक के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो रही है, वो फाइनेंस कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं,
आप अपने हमसाया मुमालिक के अंदर किस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलव्वस है, और जो कुलभूषण जाधव है, ये तो दुनिया की तारीख में शायद वो पहला वाकया होगा कि एक सर्विंग जो आर्मी का आपका जो पर्सोनल है और उसको पकड़ लिया जाए, और उसके हवाले से भी नेटवर्क और जिस तरह उसने इंकशाफ किया, तो उसके बाद अभी जो नेटवर्क पकड़े गए हैं ये सारे कार्रवाई के अंदर, और अब आप देखें ना कि ये सारी जो चीजें हैं दोबारा से फिर अफगानिस्तान के जरिए और डायरेक्टली इंडिया जो है वो मामला आप देखिए दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर दोबारा से ये वाकयात जो है होना शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे भी ये सारा जो है यही माइंडसेट है, और उनकी जो पूरी टीम है मोदी की, आपको पता है उसी माइंडसेट की है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का ये इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया को इसके ऊपर जो अमन के जो नंबरदार बनते हैं, जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनको भी इस पे आगे आना चाहिए। बहुत जबरदस्त आपने आर्गुमेंट दिया। जनरल साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो के बतौर वज़ीर खारजा कामयाबियां ज्यादा इनकी देखते हैं या नाकामियां ज्यादा देखते हैं? जो 6 माह इनके हो चुके हैं बतौर वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब के, इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर होने की हैसियत से इनकी कामयाबियां ज्यादा हुई हैं या नाकामियां ज्यादा हुई हैं पिछले 6 माह में? इसको किस नजर देखते हैं कारकर्दगी को? कामयाबियां या नाकामियां मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ज्यादातर तो दौरे ही हैं, फलां कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए, फलां जगह को कोई डेलीगेशन लेके चले गए, फिरना फलाना ज्यादा किया है। इसमें कोई अचीवमेंट एज सच नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये नाकामी है या ये कामयाबी है तो वो कुछ नहीं है। यूं लगता है कि ये एक सैर तफरीह का जरिया था और वो आपने अपने लिए एक चॉइस रखी, उसके मुताबिक आप फिरते फिराते रहे, और इसके अलावा मेरा ख्याल कि कोई ऐसी अचीवमेंट है या कोई ऐसा कोई नुकसान किया है। जो इश्यूज हैं हमारे, जैसे कि यूक्रेन वाला इशू है और उसमें रशिया के साथ ताल्लुकात वगैरह का किस्सा था, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं है। और कश्मीर का मसला जो का तो वहीं का वहीं है, उस पर भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं उनमें कुछ हो सकता था, अगर कोई फॉरेन ऑफिस और ये फॉरेन मिनिस्टर वगैरह कुछ कर सकते थे, वो नहीं हुआ। अफगानिस्तान के साथ डील करने के लिए मोहतरमा हिना रबानी घर गई, और वो खातून होने के नाते शायद वहां पे बहुत इम्पैक्ट न क्रिएट कर सकी, तो बिलावल गया ही नहीं। तो बिलावल अफगानिस्तान में जाएगा भी नहीं इस वजह से कि वहां पे कोई ऐसी अच्छी खूबसूरत जगह नहीं है, कोई सैर तफरीह का किस्सा नहीं है। अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड वगैरह ये जगह ठीक है, यहाँ जाना आना रहता है, फ्रांस भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे एक सैर तफरीह का आपने ठेका दिया हुआ उनको, और उसके मुताबिक चल रहे हैं। जनरल साहब ये भी कमेंट कीजिएगा, इंडिया में जो है बिलावल भुट्टो साहब के बयान पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो मोदी को गुजरात का कसाई कहा था, उस पर माफी का भी मुतालबा हिंदुत्व की जो वहां के लोग हैं वो कर रहे हैं कि जी माफी मांगे हमसे। वो तो वो कहेंगे, लेकिन ये हमाकत है उनकी बदले दर्जे की। अमेरिका या मगरबी दुनिया के मुल्कों ने जब उसको टेररिस्ट कह के तो अपने मुल्क में आने से रोका हुआ था, उसको वीजा नहीं मिलता था, तो वो कोई पाकिस्तान ने किया हुआ था या हम कहते थे? ये तो इनका ही है। और ये लाजमन चूंकि उन्होंने उसको इलेक्ट करके अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया है, तो उस वजह से वहां पे इसका उबाल उठता है। वरना तो बहुत सारे टेरिबल प्रोग्राम्स में जब भारतीय हमारे साथ हिस्सा लेते थे तो मुशर्रफ भी उनको कहते थे कि पाकिस्तान को टेररिज्म बताना देते हो, तुम्हारा अपना प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट है। तो वो थोड़ा बहुत चीख पुकार करते तो उस वक्त भी, लेकिन ये हकीकत है उसका हिंदुत्व की वजह से वहां पे उसको सजा नहीं हो सकी भारत में। लेकिन इंटरनेशनली जितने भी इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड आपने तजिए देखे होंगे, सुने होंगे, या दूसरे मुल्कों की इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक मोदी जिम्मेदार था उस कत्ल गारत का, और आज भी जो कुछ कश्मीर में वो करवा रहा है वो इसका जिम्मेदार है। तो इस वजह से भारतीय तो कहेंगे, लेकिन उनको जवाब हमें देना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि माफी तो मोदी को और भारत को मांगनी चाहिए दुनिया से, क्योंकि दुनिया सारी जानती थी कि इसने भारत में वहां पे गुजरात में कत्ल गारत करवाई, और फिर इसी के दौर में तमाम टेररिस्ट से वो छूट गए, वो समझौता एक्सप्रेस के हों, वो मुसलमानों की लिंचिंग के हों गौ रक्षा के नाम पे, बाबरी मस्जिद के किस्से में जो पकड़े गए, हर शख्स जो है उसको छोड़ दिया गया, हर दहशतगर्द। तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि भारत अगर कोई ऑफिशियली बात करे तो उसका जवाब यहाँ से इसी तरह जाना चाहिए।
भारत अगर कोई ऑफिशियली बात करे तो उसका जवाब इसी तरह जाना चाहिए। असद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, खासतौर वजीर खारजा के बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब के 6 माह कारकर्दगी और हिंदुत्व का जो वहाँ बिलावल भुट्टो साहब के बयान पर जो एहतजाज हो रहा है, उसको किस नजर से देखते हैं, आपका क्या नुक्ता नजर? जनरल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दिया। कारकर्दगी उन्होंने को आनियां जानी हम देख रहे हैं, कारकर्दगी तो उनकी कोई अभी नजर नहीं आई, किसी हवाले से भी कोई ऐसा कुछ स्टेप उनका जो पाकिस्तान को कुछ जिसका कोई फायदा हुआ हो। हाँ, 2 अरब रुपया मेरा ख्याल है 2 अरब में पड़ गए हमें अब तक, जो यानी ऐसा मुल्क जो के जिसके पास बकौल इनके गुजरा के जहर खाने के उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन 2 अरब रुपए जो है एक खतीर रकम जो है उनके दौरों पर अब तक खर्च हो गई है, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने वाला हिसाब है, और आनियां जानियां हम देख रहे हैं बस, उसके अलावा तो कोई नहीं। जहां तक ये बयान की बात है तो बहुत सारी बात है, वो उनके जो पीछे जो उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या जो उनको यानी स्पीचेस तैयार कराते हैं, लिखते हैं, या जिस तरीके से उनके दाएं बाएं जो लोग हैं, तो वो इस तरह की एक जो बात है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो और उसका नवासा और उससे बहुत बड़ा एक आपको दबंग बयान दे दिया। तो ये बयान जो है, इस तरह के बयान जो है जुबानी जमा खर्च, ठीक है, बयान तो कोई भी हमारा अगर वज़ीर खारजा होता तो वो भी इसी तरीके से बयान देता। पाकिस्तानी कौम का जो भी कोई नुमाइंदा है, क्या इमरान खान जब और शाह कुरैशी जब स्पीचेस वहां करते थे तो उस वक्त शायद इससे भी ज्यादा उनको चेहरा आईना दिखाते थे भारत को, एक एक चीज डोजियर वहां पे दिए, इनको पूरी तरह इनके चेहरे जो है वहां पे एक्सपोज किए इनको, और जिस तरीके से इस्लामोफोबिया के वाले से बात हो, और जो टेररिज्म है इस्लाम की बजाय दीगर जो हिंदुओं की और बाकी जो मामला इंतहा पसंदी है उस हवाले से जो है तो बड़ा तफसील से इन चीजों को एक्सपोज किया गया। और उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि तो अब ये अगर उन्होंने एक बयान अगर दे दिया है तो इस पे इतना लंबा चौड़ा जो अपने उनको बकायदा उनकी रैलियां निकाली जा रही हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी के आके सिंध के अंदर और इधर उधर, तो ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मार्का नहीं है। मार्का अगर हम तब कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो बुद्धि है, जो उसने उनका स्टेटस तब्दील किया है, वो वापस कराने के अंदर कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो हमारा पानी रुका हुआ है, जो डैम बनाए जा रहे हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पे अगर कोई इस तरह का, क्योंकि अब तो पीडीएम की हुकूमत है और भारत की नवाज शरीफ और आपस के अंदर जो इनकी गहरी दोस्तियां हैं, कारोबार है, बहुत सारे और भी स्टेक्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ, अपने लिए तो बहुत कुछ फेवर्स देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो अगर ये इस तरह की चीज को करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक जो कारकर्दगी वाली बात है ना, वो तो जीरो वाली बात है। उसके हवाले से तो मैं नहीं समझता कि वो खुद भी कोई ऐसी प्रेजेंटेशन दे सके या बता सके कि 6 माह के दौरान मैंने ये जो है मेरी परफॉर्मेंस है, वो उनके पास तो अभी सिवाय इस बयान के और तो मुझे कोई नजर नहीं आती, जिसको इनकैश करने के लिए तो जमीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं, और जिस तरह पीपल्स पार्टी उसके ऊपर यानी खुशियां और वो शादियां बुझा रही है, तो अगर उसके अलावा कारकर्दगी होती तो वो भी उन्हें कोई नजर आ ही जाती, या वो बता रहे थे कि ये उन्होंने जो 6 माह के दौरान जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर वो इनकलाब बर्पा कर दिया है, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। जनरल साहब कैसे देखिए, आज इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी जो है तशवीश का इजहार किया और कहा है कि जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है वो NR2 में लगी हुई है, बजाय कि पाक अफवान जो सरहद है उस पर जो है वो वहाँ कोई अपना तवज्जो देती है, वहाँ उसके लिए कोई मुज़ाकराती हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी भेजी जाती है, मुज़ाकराती वक्त भेजा जाता है। उलमा इकराम आज गए हैं अफगानिस्तान, कंधार में रवाना हुए हैं, तो कैसे सब देखते हैं खान साहब की? मैंने जैसे मैंने कहा था कि लीना रबानी खर का विजिट जो है वो जाया गया। अब उलमा जा रहे इस वजह से कि मौलाना चतराली ने तकरीर की थी वहां पे ये हमारी नेशनल असेंबली में, और उन्होंने कहा था कि जी ये खातून भेज के आपने बेड़ा गर्क किया, अगर भेजना था तो आप उलमा भेजते। अब उसके कहने पे उलमा चले गए हैं, उलमा पहले भी जाते रहे। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें हमारे वो डिप्लोमेट्स वगैरह वो लोग जो वहां पे एम्बेसडर रह चुके हैं, जिनको तजर्बा वहां का, वो चले जाएं, कोई उलमा में से भी किसी को शामिल कर लीजिए तो ठीक है, बातचीत हो जाएगी।
लेकिन मैंने जैसे पहले ड्वेल किया, पहले बात हमने की कि अफगानी हुकूमत जो है वो करना तो चाहती है लेकिन उनके हाथ में बहुत कुछ है नहीं। वो काफी सारे हालात के हाथों मजबूर भी हैं वहां पे, और ये चीजें जो हैं ये उनके बड़े वादों वईद के बावजूद ये कुछ न कुछ चलती रहेगी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की। उन्होंने अपनी FC फ्रंटियर कंट्रोल वगैरह, फ्रंटियर कोर वगैरह के ट्रुप्स रखे होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत आते हैं, और उनको ज्यादा वहां पे अगर वो उनकी फोर्स कम है तो फोर्स ज्यादा करने की जरूरत है, वहां पे मॉनिटरिंग वगैरह करने की जरूरत है, उनकी एक्टिविटीज देखने की जरूरत है कि वाकई वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। बासूरत बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बन्नू का वाकया हुआ है इसका फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है, ये प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जिसमें लोग से जो कि इन्होंने पकड़े हुए थे टेररिस्ट, जिनको इंटरोगेट वगैरह करते थे या उनको उनसे तहकीकात वगैरह हो रही थी, उन्होंने वही किसी को, इनके जो गार्ड्स वगैरह थे उनके ऊपर काबू पाया, कुछ जख्मी हुए, कुछ उनके वेपन वगैरह लेके तो उन्होंने इनको यरगमाल बना लिया। ये एक लोकल वाकया है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए कि किसने कोताही की। दूसरी तरफ ये है कि ये जो गार्ड्स वगैरह थे वहां पे, उसमें देखना ये होगा कि इनमें से कोई मिला तो नहीं हुआ था इनके साथ, कोई इंसाइडर का काम हो, क्योंकि ये इस तरह के वाकया जब होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर कोई ऐसा होता है जिसका जो हेल्प करता है, जिसके पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का पूरी तरह अहाता करे, उसकी तहकीकात करवाए, और उस तहकीकात के नतीजे में फिर इनको अंदाजा होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि सिचुएशन चल रही है, तहकीकात मुमकिन नहीं होगी। ये मेरा अंदाजा है कि आज रात को ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो उसी बिल्डिंग में, उसी प्रेमिसेस में दहशतगर्दी मौजूद है, और जिनको उन्होंने होस्टेज रखा है वो भी वही है, और ये बिल्डिंग और वो इलाका पूरा जो घेरे में या नरगे में भाग नहीं सकते। वो ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं कि जो लोग जिनको होस्टेज रखा उनको कत्ल कर दें, लेकिन फिर खुद भी सारे मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा अभी तक जो उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया उसमें इंटरेस्ट यही है ना कि ये लोग छूट जाएं, कोई ऐसी बात तय हो जाए उनसे कि वो जो होस्टेज है उनको छोड़ दें। लेकिन वो अगर होस्टेज नहीं छोड़ दे, जैसे उन्होंने कहा कि हम इनको मार देंगे, तो अगर उनको मार देंगे तो उसके बाद खुद भी वो वही बंद है उस जगह पे, तो भाग तो नहीं सकेंगे, उनको भी मार दिया जाएगा। तो इस वजह से ये ऐसी सिचुएशन है कि ये मेरा ख्याल आज रात रिजॉल्व हो जाएगी, और हो सकता है वो हथियार फेंक दें। उसके बाद फिर तहकीकात वगैरह की जरूरत होगी कि देखा जाए कि किसने कोताही की है, ताकि जिसने भी कोताही की या अंदर से कोई मिला हुआ था तो उसको सजा दी जा सके। अपना असद साहब ये बताइएगा, आज इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने मुलाकात की, और इमरान खान साहब ने दोबारा जो है वो जो तनकीद करते हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब पर, उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा है कि काफ लीग का जो बयानिया है वो अलग है, मतलब कि वो अलग उनकी पार्टी, उनका मंशूर अलग है, तो हमारा जो PTI का मंशूर है या जो हमारी नजर में वो जो है हमारा नुक्ता नजर ये है। तो कैसे देखते हैं कि कशीदगी मजीद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इमरान खान साहब की वो मजीद बढ़ेगी या फिर इसी तरह रहेगी? देखिए, इमरान खान साहब तो मुसलसल इस चीज को दोहरा रहे हैं, और पहले भी वो जो बात नाम नहीं भी ले रहे थे, सबको पता है वो किनकी तरफ इशारा कर रहे थे, अभी वो ओपन नाम भी ले रहे हैं और बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल आप यह PTI है कि लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को अब ये चीज अजबर हो चुकी है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक देखें, परवेज लाई जो है वो इमरान खान साहब ने आज बड़ा उस पर क्लियर कर दिया, जो नून लीग बड़े या PDM वाले खुशियां मना रहे थे कि देखें जी परवेज लाई का बयान आ गया। तो इमरान खान ने कहा कि वो एक इंडिपेंडेंट, उनकी अपनी एक पार्टी है, और उनके ऊपर अगर एहसानात हैं या जो वो चीज बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। वो आजादाना अपनी राय के अंदर वो आजाद है, और जहां तक तो मामला है कि उनके साथ, वो मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, हमारा ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी इसी तरीके से कायम दायम है, और आगे जो हमारा इंतखाबी जो आने वाले इंतखाब है वो जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला है या इत्तेहाद है वो भी कायम है। बकायदा समरी दस्तखत करके उन्होंने मुझे दे दी है, जो कि उन्होंने बताया कि मैं जुमे को गवर्नर को भिजवा दूंगा। दूसरा, उससे पहले कल भी मुनसलाई ने बताया था कि जब ये इंटरव्यू के वाले वो बयान परवेज लाई साहब के हवाले से आई चीज
भी गए, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उसी के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा इत्तेहाद पहले भी उसी तरीके से कायम दायम है और ये जो चीजें हैं जिस तरीके से उन्होंने पीडीएम के हवाले से जो के जो नश्तर हैं वो भी जिस तरीके से ट्वीट में आपके सामने है सारी चीजें, तो ये चीजें जो है आप देखें ना कि एकदम से शहबाज जो है वो एक्टिव हो गए हैं, वो शुजात के पास पहुंच गए, अचानक से उनको आदत थी उनकी करना याद आ गई। वहां से जनाब आसिफ जरदारी साहब से रब्ता होता है, शुजात से नवाज शरीफ की गुफ्तगू कराई जाती है, जरदारी साहब पहुंच जाते हैं लाहौर में डेरे डाल लेते हैं, वफाकी वजीर जो सालक हुसैन साहब हैं वो जरदारी साहब से शुजात का पैगाम लेके पहुंचते हैं, फिर जरदारी साहब का पैगाम लेके वापस आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आनिया जानिया आपस के अंदर हो रही हैं और बाहर एक तरफ ये जमहूरियत के लंबरदार की होने की बात करते हैं, वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो जिसके पास मैंडेट है, जो उसका आईनी और कानूनी और इखलाकी जिसके पास एक ऑप्शन मौजूद है असेंबली की तहलील करने का, तो अब उसके हवाले से ओपनली वो कह रहा है कि हम हर सूरत कोशिश करेंगे रहतुल इम्कान जो है कि असेंबली जो है इसको तहलील ना होने दिया जाए। जहां तक मामला है अदम एतमाद के हवाले से, वो चूंकि उनके पास नंबर नहीं है तो खरीदने की जो खरीदो फरोख्त की कोशिश उन्होंने बड़ी की है लेकिन उनके काबू को आ नहीं रहा। दूसरी बात ऑप्शन है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, वो भी उनको पता है कि 186 वोट की बजाय इनके पास 190 है परवेज लाई के पास, पीटीआई और पीएमएल के, तो लाजा उधर से भी उनका कोई दाल नहीं डाल रही। अब हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन चली गई है कि असेंबली तहरील से रोका जाए, तो मेरे ख्याल हाई कोर्ट वाली वो दरखास्त तो जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं होनी बनती। जो मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर जो मैं समझता हूँ कि अभी एक को वाकया हुआ ही नहीं, अभी 23 दिसंबर को असेंबली तहलील होनी है, असेंबली जानी है, तो हाई कोर्ट के अंदर तो इस तरह का तब जाके चल दिया जा सकता है जब वो असेंबली की कॉपी आप ले, जिस दिन वो यानी वो तहलील करने के लिए गवर्नर को भेजते हैं तो वो कॉपी लगा के तो आप उस दिन जाके हाई कोर्ट में चले दरवाजा खटखटा सकते हैं जवाब को बना के कि देखें इसको किस तरीके से रोका जाए। तो अभी तो वो पंजाबी में मिसाल है कि पिंड बसिया ने चलते पहले ही आ गए कि इस तरीके से तो नॉर्मल हमने नहीं देखा कभी कि हाई कोर्ट इस तरह की चीजों को एंटरटेन करना शुरू कर देगी। तो फिर तो हर बंदा कहेगा जी मुझे खदशा है कि ये 7 दिन बाद ये वाकया होगा, लादा इसके ऊपर अभी आप कॉग्निजेंस या मेयर्स ले। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज जो है कि काबिल समाज या काबिल पजीराई भी इस तरह की दरखास्तें जो है हो सकती है इस स्टेज पे। बाद की एक अलग इशू है जब एक वकूआ सरजद हो जाता है या कोई ऐसी कुछ चीज जब एक मैच्योर हो जाती है, तो अभी तो एक अनाउंसमेंट है खाली एक, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को फर्दर जो है इसको किया जा सकता है, इसके ऊपर यानी कॉग्निजेंस लेके और सारों को पार्टी बना के और सारों को मुस्तलब किया जा सकता है। और वैसे भी देखें पंजाब असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, जब आइन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी गई है कि ये उनके इंटरनल अफेयर्स हैं, पार्लिमानी अमूर जो भी हैं ये, तो वो ये पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं, तो इसके ऊपर जो अदालतें हैं उसको मैं नहीं समझता कि एक मुनासिब बात है वो इस तरह की चीजों में इंटरवीन करें। जी जरदा साहब, आप कैसे देखते हैं कि आने वाला जो जुम्मा है जो अभी आएगा, मतलब चंद दिनों बाद जो जुम्मा है, तो ये क्या जुम्मा तरीके इंसाफ पर भारी होगा या फिर पीडीएम पर भारी होगा? क्या असम्बलियां टूटेंगी या फिर असम्बलियां जारी रहेंगी? सर माइक अनम्यूट कर लें। जनरल साहब आपको आवाज आ रही है? जनरल साहब माइक अनम्यूट करके आप जवाब दें। जनरल साहब आपको आवाज आ रही है? असद साहब कैसे देखते हैं कि असेंबलियां जो है वो जुम्मा जो आने वाला है, क्या ये जुम्मा पीटीआई पर भारी होगा या पीडीएम पर भारी होगा? देखिए ये चीजें जितनी भी है ना, अब ये ऐसी चीजें हैं, फैसले हैं ये, क्योंकि उस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ये डिपेंड करता है कि जुमे को जो हालात वाकयात जो सामने आएंगे उसके बाद या उस वक्त ये ज्यादा बेहतर पोजीशन में को अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पीडीएम पर भारी है या जो यानी इमरान खान जो है उनकी पार्टी के लिए ये फैसला जो है गलत साबित होगा। तो अभी तक तो चूंकि 23 दिसंबर के अंदर काफी दिन है और जिस तरीके से आप देखें कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, दोबारा से मुज़ाकरात का जो राउंड शुरू हो गया है, सदर मुल्क से इसहाक डार की मुलाकात भी हुई है और भी इस तरह की मुलाकातें हुई है
वजह से जो जरदारी साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ये एक्टिव हो गए हैं, चौधरी शुजात के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया है। तो ये अभी सारी चीजें हैं, बहुत सारी। फिर परवेज लाई का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद जो चीजें हुई और उसके बाद फिर सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, तो ये बड़ी तेजी से चीजें तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे जो चौधरी बरादरान है किसी सूरत भी ये जो लोग समझ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था फारूक हुसैन जो है मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, तो वो कह रहे थे कि परवेज लाई जो है वो पीडीएम के वज़ीर आला हो सकते हैं। अब उनकी तरफ से ऑफर पहले भी थी, चौधरी बरादरान ने रिजेक्ट की। अब दोबारा से भी हमें पता है कि वो तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन चौधरी बरादरान जो है वो किसी सूरत भी उनकी ऑफर जो है एक्सेप्ट करने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि वो उनकी ऑफर जो है एक्सेप्ट करेंगे। वो बरादरान के साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। जो उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उससे जो बात हमने देखी है कि वो इस तरह की चीज जो है वो ब्लॉक इमरान खान के साथ नहीं करेंगी। जहां तक मामला है बाजवा साहब के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी एक जो खानदानी अपने जो बस नजर है, रवायात है, वफादारी है कि जो जिसके साथ तल्लुकात है उसके साथ वो तल्लुकात निभाते हैं। बेशक वो रिटायर भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि हमारे वो मौसम है तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि हम उनके बारे में कोई हमारी मौजूदगी में कोई बात करे। तो ये उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी कोई इतना प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने बल्कि कह दिया, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो एक अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पॉलिसी है और वो अपनी राय में आजादी है, उनकी आजाद अपनी राय रखते हैं। तो लिहाजा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर मुझे कोई मतलब मैं इस वजह से हमारा कोई आपस के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इवन कि उन्होंने कहा कि वो नून लीग से भी बात कर सकते हैं, वो आजाद है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि या वो खदशे का इजहार किया कि वो उधर चले जाए। उन्होंने कहा कि आजाद पार्टी है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के बारे में भी राय अपनी अच्छी बुरी दे सकते हैं, राय रख सकते हैं, उनका ये अपना हक है। लिहाजा उसके ऊपर कदगन तो नहीं लगाई जा सकती। जहां तक अपने हमारे और उनके मामलात हैं वो बिल्कुल पहले की तरह उसी तरीके से हैं। हमें कोई किसी किस्म का आपस के अंदर कोई खदशात या कोई तफजात हमारे रिजर्वेशन नहीं है। जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है वो भी फौज चौधरी साहब भी कह रहे थे, परवेज लाई साहब ने भी ऑलरेडी नाम बताए हुए हैं कि असद उमर, परवेज खटक और जो स्पीकर पंजाब असेंबली है उनकी जो 3 रुकनी की कमेटी है